हुआ है 10 माइनस 0 का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो f की वैल्यू यहाँ पे आपको मिल जाएगी 2000 में न्यूटन। ठीक है, तो सिंपल तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है फ्रेंड आपको उसमें जो रिलक्टेंस होता है उसको ये कम करता है आयरन को हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये फंक्शन होल स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा पाई स्क्वायर EI अपॉन में 2 का स्क्वायर 4L स्क्वायर। क्वेश्चन का ऑप्शन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकिंस टॉक। तो फ्रेंड यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका DDA दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो आपका इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का 2018 में पेपर हुआ था उसका डिटेल्ड सोल्यूशन मैं यहाँ पे आप सभी लोगों को लेके आया हूँ। ये आपका इस सोल्यूशन का पार्ट 1 वीडियो होने वाला है। मैं आपको सेपरेट पार्ट में जितना भी डिटेल्ड सोल्यूशन आया था, क्वेश्चन आया था, मैं आपको यहाँ सॉल्व करा दूंगा। आप सभी को पता होगा दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में आपके 120 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे आपको टोटल 120 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मैंने ऑलरेडी इसका सेपरेट वीडियो अपलोड किया हुआ है जहाँ पे मैंने आपको इसका डिटेल्ड सिलेबस एक्सप्लेन किया हुआ है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है वो सभी कुछ मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है डिटेल एग्जाम सिलेबस या डिटेल एग्जाम पैटर्न का, आपको इस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो अगर हम बात करें फ्रेंड यहाँ पे, तो देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है फ्रेंड, आपको यहाँ पे जो DDA का एग्जाम होने वाला है यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल का भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा और मैकेनिकल का भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो हमें दोनों कुछ लेकर चलना पड़ेगा, जो बच्चा दोनों फोड़ेगा उसी का यहाँ पे सिलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की, तो टेक्निकल क्वेश्चन यहाँ पे आपको 80 क्वेश्चंस, यहाँ पे आपको 80 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको टेक्निकल के आने वाले हैं। ठीक है, इसमें से 40 क्वेश्चंस आपको इलेक्ट्रिकल से देखने को मिलेगा और 40 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मैकेनिकल से देखने को मिलेगा। अब जो बच्चों की ब्रांच मैकेनिकल है वो तो कंफ्यूज हो जाएंगे वो इलेक्ट्रिकल कैसे लगाएं, लेकिन परेशान मत होइए, मैं आप सभी लोगों को पार्ट वाइज वीडियो लेके आऊंगा जिससे कि आपका सभी कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, आप इस वीडियो की स्पीड को यहाँ पे 1.5x कर लीजिएगा जिससे कि यहाँ पे आपको टाइम सेव हो जाएगा और वीडियो की क्वालिटी को फ्रेंड यहाँ पे आप लोग 72 पिक्सल्स प्लस रखिएगा जिससे कि आपको अच्छी क्वालिटी यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। और जो बच्चे यहाँ पे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना होने पाए। चलिए हम चलते हैं DDA का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन 2018 में आया था हम उसको देखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा फ्रेंड। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे बोलता है व्हाट इज द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट फॉर ए शॉर्ट सर्किट लाइन। फ्रेंड ध्यान रखिएगा, मैं आपको यहाँ पे हिंदी और प्लस इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को डिस्प्ले करूंगा। ठीक है, हिंदी में क्वेश्चन यहाँ पे आपको रहने वाला है और इंग्लिश में भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको रहने वाला है, लेकिन जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा फ्रेंड वो आपका टोटली इंग्लिश बेस्ड रहेगा, लेकिन जो बच्चे हिंदी से पढ़े हैं उनको भी यहाँ पे समझ में आएगा। मैं आपको ऐसे कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल भी डरिए मत, कंफ्यूज मत होइए, आपको मैं यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन यहाँ पे आपको देने वाला हूँ। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है, तो फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछता है व्हाट इज द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट फॉर ए शॉर्ट सर्किट लाइन। मतलब शॉर्ट सर्किट लाइन के लिए रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या रहने वाला। चार ऑप्शन आपको दिया हुआ -1, 0.5, 1 या 0। तो देखिए यहाँ पे हम पहले समझते हैं कि आपका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ऑफ शॉर्ट सर्किट लाइन क्या यहाँ मतलब क्या। देखिए अगर हम बात करते हैं, ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट फॉर द शॉर्ट सर्किट लाइन। ठीक है, तो मान लीजिए आपका कोई यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आपको कोई ट्रांसमिशन लाइन है जिसका इंपीडेंस यहाँ पे आपको दिया हुआ Z0 और यहाँ पे आपको दिया हुआ ZT। ठीक है, ये आपका कोई ट्रांसमिशन लाइन है, इसको मान लेते हैं ये आपका कोई ये आपका ट्रांसमिशन लाइन है। तो इसका इंपीडेंस यहाँ पे दिया हुआ है आपको Z0 और यहाँ पे आपको दिया हुआ है ZT। ठीक है, अब यहाँ पे हम लाइन को शॉर्ट कराते हैं। क्या कराते हैं, लाइन को हमने शॉर्ट करा दिया। तो जब यहाँ पे हम लाइन को शॉर्ट करा देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जब यहाँ पे लाइन शॉर्ट हो जाएगी तो मान लीजिए हमने यहाँ पे लाइन को शॉर्ट करा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड, यहाँ पे आपका जो ZT है वो ZT इंपीडेंस यहाँ पे आपका 0 हो जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, लाइन को शॉर्ट कराने के बाद यहाँ पे आपका ZT जो आपका ये ZT है ये आपका 0 हो जाएगा। अब फॉर्मूले में आते हैं, देखिए यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला होता है, इसको ध्यान रखिएगा कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जो फॉर्मूला होता है आपका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, इसका जो फ्रेंड आपका फॉर्मूला होगा इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, ये होता है -Z0 माइनस ZT डिवाइडेड बाई Z0 प्लस ZT। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, अगर हम ZT की वैल्यू यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू रख दिया 0 पुट कर दिया तो ये आपका आ जाएगा रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट -1। तो यहाँ पे क्वेश्चन का ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन का ऑप्शन आपको सही दिया हुआ -1। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा।
क्या पूछता है, द ड्राइव मोटर यूज्ड इन ए मिक्सर ग्राइंडर। मिक्सर ग्राइंडर में ड्राइव मोटर जो इस्तेमाल होता है वो कौन सा मोटर होता है, यूनिवर्सल मोटर, सिंक्रोनस मोटर, इंडक्शन मोटर या डीसी मोटर। तो देखिए कुछ हम ड्राइव मोटर के बारे में कुछ बात कर लेते हैं, तो इसको हटाता हूं मैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिएगा और जितने भी आपके दोस्त हैं उन तक में वीडियो शेयर करिए, जिससे कि यहाँ पे सबकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे ड्राइव मोटर का। ठीक है, तो देखिए जो आपका मिक्सर, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है मिक्सर ग्राइंडर में हम कौन सा मोटर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमको दिया हुआ है मिक्सर ग्राइंडर, तो मिक्सर ग्राइंडर में हम कौन सा मोटर इस्तेमाल करते हैं ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए ये आपको याद रखना है पहली बात कि मिक्सर ग्राइंडर में हमेशा हम यूनिवर्सल मोटर इस्तेमाल करते हैं, इसको आपको याद रखना है। अब यूनिवर्सल मोटर तो हमने इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, हमने यूनिवर्सल मोटर हम इसमें इस्तेमाल करते हैं मिक्सर ग्राइंडर में। अब बात आती है कि यूनिवर्सल मोटर को हम और कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, इसको आपको याद रखना है। तो देखिए हम यूनिवर्सल मोटर को और कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, इसको हम फैंस में यूज़ करते हैं। ठीक है, दूसरा मिक्सर ग्राइंडर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। तीसरा आपका रेफ्रिजरेटर्स में, रेफ्रिजरेटर्स में भी फ्रेंड यहाँ पे हम अपना यूनिवर्सल मोटर का इस्तेमाल करते हैं। अब कुछ खास बात हम बात करते हैं आपका यूनिवर्सल मोटर की कुछ खास बातें। तो फ्रेंड जो आपका यूनिवर्सल मोटर होता है वो वर्क करता है एसी एंड डीसी दोनों पे, वर्क्स ऑन एसी एंड डीसी। तो ये आपका एसी और डीसी दोनों पे ये आपका मोटर काम करता है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, और जो इसका आरपीएम होता है फ्रेंड, इसका आरपीएम आपका 20,000 आरपीएम से भी अधिक होता है, इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये दो खास बातें हो गई आपका यहाँ पे यूनिवर्सल मोटर से संबंधित। तो आपका क्वेश्चन क्या था कि ड्राइव मोटर यूज्ड इन मिक्सर ग्राइंडर, तो मिक्सर ग्राइंडर में हम यूनिवर्सल मोटर को इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपका फैंस में भी और रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल होता है। और आपका यूनिवर्सल मोटर एसी में भी काम करता है, डीसी में भी काम करता है, और इसका आरपीएम जो है 20,000 आरपीएम से भी अधिक होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो देखिए ये आपके मैंने ऐसा जो आप लोगों के लिए मैं पेपर लेके आया हूँ फ्रेंड, ये मैंने इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के क्वेश्चंस को मिक्स कर दिया, जिससे कि अगर आपके सामने अचानक मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन आता है तो आप बिल्कुल ना डरें, आप बस मेरे साथ सॉल्व करते रहिए, आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या पूछता है, ये बेसिकली आपका फ्लाई व्हील क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आपका जो है फ्लाई व्हील का क्वेश्चन है। ठीक है, और फ्लाई व्हील का फ्रेंड मैंने 2 लेक्चर्स, फ्लाई व्हील के मैंने 2 लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं। ठीक है, जिन बच्चों को फ्लाई व्हील में थोड़ा सा भी डाउट है वो अगर आप ये 2 लेक्चर्स देख लेंगे मेरा फ्लाई व्हील का, आपके सभी डाउट्स वहीं से खत्म हो जाएगा। मैंने एक लेक्चर पूरा कंप्लीट लिया हुआ है जिसमें मैंने आपको फ्लाई व्हील का सब कुछ समझाया हुआ है, और दूसरा मैंने जो आपके लास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आया था मैंने उसको सॉल्व कराया हुआ। तो प्लीज अगर आपको फ्लाई व्हील में कुछ भी डाउट है आप इन दोनों वीडियोस को देख लीजिएगा, आपसे कभी भी फ्लाई व्हील क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते क्वेश्चन में आगे। पूछता है द स्पीड ऑफ ए इंजन वेरीज फ्रॉम 110 रेडियन पर सेकेंड टू 90 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, आपको इंजन की स्पीड दिया हुआ, पहला आपको दिया हुआ 110 और दूसरा आपको दिया हुआ 90। उसके बाद बोलता है ड्यूरिंग द साइकिल द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी इज फाउंड टू बी 200 न्यूटन मीटर। मतलब साइकिल के दौरान में जो आपको काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है वो आपका 200 न्यूटन मीटर होता है। द इनर्शिया ऑफ द फ्लाई व्हील इन केजी मीटर स्क्वायर, आपसे यहाँ पे इनर्शिया पूछ रहा है। तो अगर आपको फ्लाई व्हील का थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट पता है, थोड़ा सा फॉर्मूला पता है, आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए समझते हैं। देखिए फ्लाई व्हील में जो आपका पहला दिया हुआ है क्वेश्चन, अगर हम ओमेगा 1 की बात करें तो ओमेगा 1 को हम यहाँ पे लिखते हैं मैक्सिमम स्पीड। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ये आपका मैक्सिमम स्पीड हो गया। ओमेगा 2 को हम बोलते हैं फिर यहाँ पे मिनिमम स्पीड, ध्यान रखिएगा, इसको हम बोलते हैं मिनिमम स्पीड। ठीक है, ये आपका हो गया मैक्सिमम, ये आपका हो गया मिनिमम स्पीड। अब जो आपको फॉर्मूला होता है यहाँ पे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई पूछ रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। अब अगर हम बात करें फॉर्मूला फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी डेल्टा ई, ठीक है, हम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी की बात करें जिसका फॉर्मूला होता है आपका, ये होता है आपका आई ओमेगा स्क्वायर सी एस। ठीक है, जहां पे आपका ओमेगा होता है फ्रेंड, ये आपका होता है मीन स्पीड, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओमेगा आपका होता है मीन स्पीड, इसका फॉर्मूला आपका होता है ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाई 2, इसको आप ध्यान रखिएगा। फ्रेंड अगर आपको इस सोल्यूशन का पीडीएफ चाहिए, अगर आपको यहाँ पे जो मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए फ्रेंड, तो आप मुझको टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको सोल्यूशन वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, लेकिन ठीक है मैं आपको पीडीएफ जो है यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला याद रखना है डेल्टा ई का, बस कुछ नहीं करना है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, आई ओमेगा स्क्वायर सी एस, ओमेगा होता है आपका मीन स्पीड, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन में 2। ठीक है, यहाँ पे जो आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड है ये आपका सी एस है, इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। इसका फॉर्मूला आपका होता है सी एस इक्वल टू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन में ओमेगा।
अब अगर आपको इतना कॉन्सेप्ट याद है, बस यहाँ पे आपको 3 फॉर्मूला याद रखना है। पहला फॉर्मूला है आपका डेल्टा ई इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर सी एस, मीन स्पीड यहाँ पे ओमेगा होती है, इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन में 2, और तीसरा आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड सी एस इक्वल टू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा। ये तीनों कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है, आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पे आपको ओमेगा 1 दिया हुआ है, मैक्सिमम स्पीड 110 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। ओमेगा 2 यहाँ पे आपको दिया हुआ है 90 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ओमेगा निकालना है, तो ओमेगा निकालने के लिए हम इसको सिंपल सा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 मतलब 110 प्लस 90 अपॉन में 2 कर देंगे। यहाँ पे आपको ओमेगा मिल जाएगा 100 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे आपको ओमेगा की वैल्यू मिल गई। अब देखिए यहाँ पे आपको सी एस की वैल्यू चाहिए। सी एस की वैल्यू होती है ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन में ओमेगा 1 आपको दिया हुआ है 100 माइनस 90 अपॉन में ओमेगा आपका कितना आया है, ओमेगा 1 फिर आपको दिया हुआ है 110, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है 110 माइनस 90 अपॉन 100, तो ये आपको हो जाएगा 20 अपॉन 100, ये आपको हो जाएगा 0.2। अब आपको सिंपल इस फॉर्मूले में पुट कर देना है, ठीक है। डेल्टा ए की वैल्यू आपको दिया हुआ है 200, ठीक है। आई आपको निकालना है, ओमेगा स्क्वायर आपने निकाल लिया, ओमेगा आपने निकाल लिया 100, तो यहाँ पे 100 का स्क्वायर कर देंगे इसको, और यहाँ पे हम सी एस की वैल्यू 0.2 कर देंगे। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको आई की वैल्यू देखने को मिलेगी कितनी, 0.1। तो यहाँ पे ये आपका आंसर हो जाएगा आई की वैल्यू 0.1। आई होप यहाँ पे आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। आप प्लीज़ इसको अच्छे से अपने से खुद से नोट करेंगे तो आपको ज़्यादा याद रहने। और अगर मैं आपको इस सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूँगा पीडीएफ फॉर्म में तो आपको वहाँ पे कोई मतलब नहीं रहने वाला। आप एक नोट्स ले लीजिए, मैं आपको टोटल 80 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल ऐसे ही डिटेल सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर 3 आपको दिया हुआ 0.1, यहाँ पे इसका ऑप्शन सही होने वाला है, ठीक है। आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या पूछता है। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्लाई व्हील जनरली एम्प्लॉयड, मतलब हम किसमें से, आपको 4 ऑप्शन दिया है, बोल रहा है इसमें से फ्लाई व्हील का यूज हम किसमें करते हैं। मैंने आपसे ऑलरेडी लास्ट क्वेश्चन बताया कि अगर आपको फ्लाई व्हील से संबंधित कुछ भी डाउट है आप वो 2 वीडियो देख लीजिएगा, आपके सभी डाउट वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। फिर भी यहाँ पे हम बात करते हैं फ्लाई व्हील की। देखिए जो आपका बेसिकली फ्लाई व्हील होता है फ्रेंड, आपका ये आपका एक मैकेनिकल डिवाइस होता है, ठीक है। फ्लाई व्हील जो आपका होता है ये आपका एक मैकेनिकल डिवाइस होता है, जिसको आप ध्यान रखिएगा। जो आप क्या करता है, जो हमारा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या करता है, ये जो वर्क करता है हमारा, ये आपका कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये इस प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आपसे क्या पता अगली बार एमसीक्यू बना के इसी को पूछ ले, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे हमारा फ्लाई व्हील काम करता है और ये हमारा एक मैकेनिकल डिवाइस होता है, ठीक है। जो हमारा क्या करता है, जो हमारा रोटेशनल एनर्जी को स्टोर करता है, ठीक है। रोटेशनल एनर्जी को ये स्टोर करता है। ये आप लोग इसका कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। फ्लाई व्हील का ये आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फ्लाई व्हील हमारा एक मैकेनिकल डिवाइस होता है जो हमारा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे काम करता है और ये आपका जो है रोटेशनल एनर्जी को आपका ये स्टोर करता है, ठीक है। आपको फ्लाई व्हील हो गया। अब आपको क्वेश्चन दिया होगा कि हमारा फ्लाई व्हील इसमें से किसमें यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर में, लेथ में, गियर बॉक्स में या पंचिंग मशीन में। फ्रेंड ध्यान रखिएगा ये फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड को भी कम करता है। मतलब जब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी अधिक होती है तो इसको अब्जॉर्ब कर लेता है, और जब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कम होने लगती है तो जो एनर्जी अब्जॉर्ब करता है ये उसको दे देता है। मतलब ये हमारा फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड को कंट्रोल करता है, ठीक है। फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड को ये हमारा कंट्रोल करता है। और ये काम कहाँ होता है फ्रेंड, आपका ये काम आपका होता है पंचिंग मशीन में, ठीक है। फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड कहाँ होता है, ये आपका होता है पंचिंग मशीन में। तो फ्लाई व्हील फ्रेंड हमारा पंचिंग मशीन में यूज होता है, ठीक है। कैसे, देखिए मान लीजिए आपका पंचिंग मशीन है, ये मान लीजिए आपकी एक पंचिंग मशीन है, ठीक है। ये पंचिंग मशीन आपकी है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है जिसको आपको पंच करना है, ठीक है। तो फ्लाई व्हील मान लीजिए ऐसे ये यहाँ पे काम कर रही है। जब यहाँ से यहाँ जब फ्लाई व्हील हमारा घूमेगा तो एकदम फ्रीली घूमेगा, उस समय हमारा जो पंच होगा ये ऊपर होगा। बट जब हमारा पंच यहाँ पे नीचे आएगा तो यहाँ पे इसको रेस्ट्रिक्शन मिलेगा, ठीक। यहाँ पे कोई बॉडी है, यहाँ पे इसको रेस्ट्रिक्शन मिलेगा, तो यहाँ पे इसको अधिक फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो जो एनर्जी इसने एब्जॉर्व की है इस मोशन में वो यहाँ पे रिलीज करेगा और तब यहाँ पे हमारा पंचिंग होता है। तो यहीं पे हम फ्लाई व्हील का कॉन्सेप्ट, यहाँ पे पंचिंग मशीन में हम फ्लाई व्हील का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपको डी वाला से हो जाएगा, पंचिंग मशीन।
आई होप यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल दिया हुआ है फोर्स का। ये आपका सिंपल सा, जो आप अगर मैकेनिकल पढ़े होंगे या इलेक्ट्रिकल पढ़े होंगे, बेसिक मैकेनिक्स में ये क्वेश्चन रहता है। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है। क्वेश्चन पूछता है, ए स्टील बार ऑफ 20 by 20 स्क्वायर क्रॉस सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल कंप्रेसिव लोड ऑफ 100 किलोन्यूटन इफ द लेंथ ऑफ द बार इज 4 मीटर एंड ई, यहाँ पे आपका ई होता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, 200 GPa दिया हुआ है। विच द फॉलोइंग इलोंगेशन, यहाँ पे आपसे बार का इलोंगेशन पूछ रहा है। ठीक है, तो फिर ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको यूनिट से खेलेगा। जो आपको यहाँ पे यूनिट्स दिया हुआ है मेजरमेंट का, यहाँ पे आपको उससे खेलेगा। तो आपको बेसिकली यूनिट्स पे ध्यान देना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन देता हूँ। अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि मैं मोटिवेशन बना था, मैं आप सभी लोगों के लिए ऐसे वीडियो लेके आते रहूँगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन में आगे। तो क्वेश्चन न्यूमेरिकल आपको क्या क्या वैल्यू दिया पहले हम वो देख लेते हैं। तो हम अगर बात करें पहले फॉर्मूले की, ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये आपका 5 होने वाला है। क्वेश्चन में आपको ये 5 रहने वाला है। ठीक है, तो अगर हम फॉर्मूले की बात करते हैं फ्रेंड, तो फॉर्मूला आपको यहाँ पर लगेगा डेल्टा एल इक्वल टू PL अपॉन में AE, ये फॉर्मूला यहाँ पे लगने वाला है। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। ठीक है, चेंज इन लेंथ, यहाँ पे आपका इलोंगेशन होता है, चेंज इन लेंथ इलोंगेशन, इसको हम इलोंगेशन बोलते हैं। ये आपका P जो होता है आपका, ये एक्सियल लोड होता है, ये आपका एक्सियल लोड होता है। ठीक है, L जो आपका होता है फ्रेंड आपको, ये आपका लेंथ होता है बार का, जो बार ये उसका लेंथ होता है। A फ्रेंड्स आपका होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। ठीक है, उसके बाद E जो होता है फ्रेंड आपका, ये आपका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। ठीक है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, अब आपको वैल्यू क्या क्या दिया, आपको वो देखना है वैल्यूज क्या क्या दिया आपको। तो यहाँ पे आपको P दिया हुआ कितना, P आपको दिया हुआ है 100 किलो न्यूटन। ठीक है, इसके बाद आपको L दिया हुआ है 4 मीटर, एरिया आपको दिया हुआ है 20 mm बाई 20। देखिए फ्रेंड यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे देखिए आपको mm में दिया हुआ है, यहाँ पे आपको मीटर में दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद E आपको दिया हुआ कितना, 200 गीगा पास्कल। ठीक है, तो देखिए आपको ऑप्शंस क्या दिया हुआ है, आपको पहले ऑप्शन ध्यान रखना है। आपको जो इलोंगेशन ऑफ बार पूछ रहा है वो आपको mm में पूछ रहा है, तो आपको इन सभी यूनिट्स को mm में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, तो देखिए पहले तो किलो न्यूटन, इसको हम जो है 100 बाई 1000 कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा न्यूटन में। मीटर में है, इसको हम जो है 4 इंटू 1000 कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा mm में। ठीक है, ये ऑलरेडी आपको mm में दिया हुआ है। ये गीगा पास्कल है, इसको हम जो है 200 गुणे 1000 कर देंगे, तो आपका आ जाएगा mm स्क्वायर में। ठीक है, अब फॉर्मूले में पुट कर लीजिए, डेल्टा L इक्वल टू यहाँ PL अपॉन AE, तो P की वैल्यू आपको दिया हुआ है 100 गुणे 1000। ठीक है, L की वैल्यू आपको दिया हुआ है 4 गुणे 1000। ठीक है, अपॉन में एरिया की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 20 गुणे 20, एरिया की वैल्यू दिया हुआ है 20 गुणे 20, और E की वैल्यू आपको दिया हुआ है 200 गुणे 10 की पावर 3। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इसको सॉल्व कर लेना है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो डेल्टा L की वैल्यू आपको सामने आ जाएगी 5 mm। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर रहने वाला है 5 mm। ऑप्शन नंबर आप देखिए, ऑप्शन नंबर पहला आपको दिया हुआ 5 mm, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है। ठीक है, 5 mm। आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड आपका इलेक्ट्रिकल से आया हुआ है। तो क्वेश्चन फ्रेंड आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है। तो फ्रेंड क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है आपसे, ए कैपेसिटर यूज फॉर पावर फैक्टर करेक्शन इन ए सिंगल फेज सर्किट डिक्रीज। मतलब हमारा सिंगल फेज सर्किट में पावर फैक्टर सही करने, मतलब एक कैपेसिटर यूज फॉर पावर फैक्टर करेक्शन इन ए सिंगल फेज सर्किट डिक्रीज, क्या डिक्रीज करता है। पहला दिए द लाइन करंट एंड इंक्रीज द पावर फैक्टर, दूसरा बोथ लाइन करंट एंड पावर फैक्टर, तीसरा लाइन करंट या पावर फैक्टर। तो आपसे पूछता है, सिंपल सा आपसे एक सवाल पूछता है कि आपका एक नॉर्मल सर्किट है। ठीक है, मान लीजिए ये आपका एक नॉर्मल सर्किट है, ये आपका एक कोई नॉर्मल सर्किट है, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल सर्किट। ये आपका एक है नॉर्मल सर्किट। ठीक है, अब हमने नॉर्मल सर्किट में कैपेसिटर इस्तेमाल कर लिया पावर फैक्टर के लिए, पावर फैक्टर को सही करने के लिए, पावर फैक्टर करेक्शन के लिए हमने यहाँ पे कैपेसिटर इस्तेमाल कर लिया। यहाँ पे हमने एक कैपेसिटर इस्तेमाल कर लिया फॉर पावर फैक्टर करेक्शन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ शंट कैपेसिटर
फॉर पावर फैक्टर करेक्शन। ठीक है, हमने नॉर्मल सिंगल क्या दिया आपको, नॉर्मल सिंगल फेज सर्किट, नॉर्मल सिंगल फेज सर्किट में हमने एक शंट कैपेसिटर इस्तेमाल कर लिया फॉर पावर फैक्टर करेक्शन। तो इसको इस्तेमाल करने से लाइन में क्या होगा, तो फ्रेंड देखिए ध्यान से स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। जब हम इसको इस्तेमाल कर लेंगे तो क्या होगा, पहले देखिए हमने इसको इस्तेमाल कर लिया, अब क्या करेगा, कैपेसिटर ट्राइज टू कंपनसेट द रिएक्टिव पावर फॉर इंडक्टर। अब जो आपका यहाँ पे रिएक्टिव पावर इस्तेमाल हो रही है, जो आपकी नॉर्मल सर्किट थी, यहाँ पे जो आपकी रिएक्टिव पावर थी वो कैपेसिटर जो है क्या करेगा, कंपनसेट करने की कोशिश करेगा। क्या करेगा, कंपनसेट करने की कोशिश करेगा इंडक्टर के लिए। ठीक है, यहाँ पे ये उसको कंपनसेट करने की कोशिश करेगा इंडक्टर के लिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे जब इसको हमने लगा दिया तो कैपेसिटर ट्राइज टू compensate the reactive power फॉर इंडक्टर। ठीक है, तो जब यहाँ पे रिएक्टिव पावर को इस्तेमाल करेगा कंपनसेट करने के लिए, तो उससे क्या होगा फ्रेंड, आपका इससे आपकी जो पावर सप्लाई है वो आपकी डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आपकी पावर सप्लाई डिक्रीज हो जाती है। इससे डिक्रीजेस द सप्लाई पावर फ्रॉम रिएक्टिव पावर। ठीक है, तो आपका इससे क्या होगा, जैसे सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा तो यहाँ पे आपका पावर फैक्टर इंक्रीज कर जाएगा। क्या होगा, पावर फैक्टर यहाँ पे फ्रेंड आपका इंक्रीज कर जाएगा। तो देखिए आपको यहाँ पे 2 पॉइंट देखने को मिला। पहला पॉइंट क्या मिला कि पावर फैक्टर तो बढ़ गया, लेकिन जो लाइन की सप्लाई वो यहाँ पे आपकी कम हो गई। तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको ए दिख रहा है, डिक्रीजेज द लाइन करंट। ठीक है, तो यहाँ पे लाइन करंट को डिक्रीज कर देगा, लेकिन पावर फैक्टर को यहाँ पे बढ़ा देगा, क्योंकि हमने यहाँ पे शंट कैपेसिटर इस्तेमाल कर लिया सिंगल फेज सर्किट में। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, डिक्रीजेस द लाइन करंट एंड इंक्रीजेस द पावर फैक्टर। आई होप यहाँ मैंने आपको एक्सप्लेन किया होगा। ठीक है, अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन तब। अगला क्वेश्चन आपसे इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन पूछता है, इन विच टाइप ऑफ फॉल्ट जीरो सीक्वेंस करंट डू नॉट एग्जिस्ट, मतलब किस टाइप के फॉल्ट में हमारा जीरो सीक्वेंस करंट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो देखिए पहले मैं आपको एक सिंपल सा थंब रूल है, ठीक है, उसको आप लोग याद रखेंगे, कभी भी आपसे ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए थंब रूल क्या है वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछता है कि किस फॉल्ट में, देखिए अच्छे समझिए, किस प्रकार के फॉल्ट में जीरो सीक्वेंस करंट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो देखिए पहले आप इसका थंब रूल समझिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का थंब रूल समझिए कि जो हमारा जीरो सीक्वेंस करंट है, क्या पूछता है, जो हमारा जीरो सीक्वेंस करंट है वो कहाँ कहाँ नहीं होता है, इसको पहले समझिए। जीरो सीक्वेंस करंट डज नॉट एग्जिस्ट नॉट ग्राउंडेड फॉल्ट। ठीक है, तो देखिए पहले देखिए फिर से हम समझते हैं कि आपको 4 ऑप्शन दिया है, लाइन टू लाइन, लाइन टू ग्राउंड, लाइन टू ग्राउंड, लाइन टू ग्राउंड। तो जो हमारे नॉन ग्राउंडेड फॉल्ट्स हैं, जो हमारे नॉन ग्राउंडेड फॉल्ट्स हैं, जो नॉन ग्राउंडेड फॉल्ट्स हैं, उसमें हमारा जीरो सीक्वेंस करंट एग्जिस्ट नहीं करता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, जीरो सीक्वेंस करंट डज नॉट एग्जिस्ट इन नॉन ग्राउंडेड फॉल्ट। तो जितने भी हमारे नॉन ग्राउंडेड फॉल्ट्स हैं उसमें हमारा जीरो सीक्वेंस करंट एग्जिस्ट नहीं करता है। अब हम बात करते हैं ग्राउंडेड फॉल्ट्स की, जो हमारे ग्राउंडेड फॉल्ट्स कौन कौन से हैं। तो अगर ग्राउंडेड फॉल्ट्स कौन कौन से हैं, पहला आपका हो गया इसमें आपका हो गया LG फॉल्ट, LG में G है आपका ग्राउंडेड फॉल्ट है। दूसरा आपका LG फॉल्ट हो गया, इसमें भी आपका ग्राउंडेड फॉल्ट है। अब जो आपका LL फॉल्ट है, ऑप्शन नंबर ए देखिए, लाइन टू लाइन फॉल्ट, ये आपका नॉन ग्राउंडेड फॉल्ट है। ठीक है, यहाँ पे आपका जीरो सीक्वेंस करंट एग्जिस्ट नहीं करता है। सिंपल सा क्वेश्चन भी आपसे यही पूछ रहा था कि किस फॉल्ट में जीरो सीक्वेंस करंट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जो हमारा नॉन ग्राउंडेड फॉल्ट है उसमें हमारा जीरो सीक्वेंस करंट एग्जिस्ट नहीं करता है। बाकी जितने भी हमारे ग्राउंडेड फॉल्ट्स हैं इसमें जीरो सीक्वेंस करंट एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन में पहला से हो जाएगा, लाइन टू लाइन फॉल्ट में हमारा जीरो सीक्वेंस करंट एग्जिस्ट नहीं करता है। आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, अगला क्वेश्चन आपका फ्रेंड इलेक्ट्रिकल से क्वेश्चन है। आई होप ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रिकल से है। देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है।
तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग एन आयरन कोर इन ट्रांसफार्मर, मतलब हमारा ट्रांसफार्मर में आयरन कोर प्रोवाइड करने का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, टू रिड्यूस हिस्टेसिस लॉस, टू रिड्यूस एडी करंट लॉसेस, टू प्रोवाइड सपोर्ट टू वाइंडिंग या टू डिक्रीज द रिलक्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक पाथ। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक ट्रांसफार्मर का सिमेट्रिक डायग्राम बनाया हुआ है। ये आपका प्राइमरी वाइंडिंग है, ये आपका सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये आपका लेमिनेटेड आयरन कोर है। ठीक है, पहले यहाँ पे आपको 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे आपसे एग्जाम में क्या पूछता है पहले वो समझिए। देखिए जो आपका यहाँ पे आयरन कोर होता है, अगर उसकी बात करें तो ये आपका जो आयरन कोर होता है वो आपका सॉफ्ट मटेरियल का आयरन कोर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपसे पूछता है व्हाट इज द बेस्ट मटेरियल, व्हाट इज द बेस्ट मटेरियल फॉर आयरन कोर, फॉर कोर इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में हमारा कोर के लिए बेस्ट मटेरियल कौन सा होता है, उसको आपको ध्यान रखना है। ये आपका होता है हमारा सॉफ्ट आयरन कोर, ये आपको पहले ध्यान रखना है। सॉफ्ट आयरन कोर हमारा जो होता है बेस्ट मटेरियल होता है हमारा ट्रांसफार्मर में कोर के लिए। क्यों होता है, तो यहाँ पे इसका 2 रीज़न है। पहला रीज़न आप ध्यान रखिएगा कि इसकी परमेबिलिटी, जो इसकी परमेबिलिटी होती है, परमेबिलिटी मतलब म्यू होता है, वो बहुत ही हाई होता है, इज़ वेरी हाई। इसको आप लोग ध्यान रखना है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हमारा सॉफ्ट आयरन कोर क्यों इस्तेमाल करते हैं ट्रांसफार्मर में, क्योंकि उसकी परमेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे वापस कि आपका क्वेश्चन क्या होता है। तो जिसका फंक्शन होता है फ्रेंड ट्रांसफार्मर का, हम फंक्शन की बात करें, आपसे पूछता है ना पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग आयरन कोर इन अ ट्रांसफार्मर। तो आयरन कोर का फंक्शन क्या होता है फ्रेंड, उसको ध्यान रख लीजिए। आयरन कोर का फंक्शन होता है टू प्रोवाइड, इसको ध्यान रखिएगा, टू प्रोवाइड द नेसेसरी मैग्नेटिक पाथ, द नेसेसरी मैग्नेटिक पाथ and to minimize the magnetic losses, मिनिमाइज द मैग्नेटिक लॉसेस। तो मैग्नेटिक लॉसेस को कम करने के लिए और मैग्नेटिक पाथ को प्रोवाइड कराने के लिए यहाँ पे हम आयरन कोर का इस्तेमाल करते हैं या हमारा कोर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले जो आपको एक ऑप्शन, पहले हमें ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन दिया आपको टू प्रोवाइड सपोर्ट ऑफ वाइंडिंग। तो वाइंडिंग तो यहाँ पे फ्रेंड किसी पे भी हम कर सकते हैं ना, तो सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हम वाइंडिंग इसका कोर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ना कि मैग्नेटिक लॉसेस को यहाँ पे कम करता है। तो यहाँ पे क्या, अगर हम इसका मेन फंक्शन ध्यान रखिएगा तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है फ्रेंड आपको, उसमें जो रिलक्टेंस होता है उसको ये कम करता है आयरन कोर हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये फंक्शन याद रखना है कि आयरन कोर जो होता है हमारा टू प्रोवाइड द नेसेसरी मैग्नेटिक पाथ एंड टू मिनिमाइज द मैग्नेटिक लॉसेस। मतलब ऑप्शन नंबर डी देखिए, टू डिक्रीज द रिलक्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक पाथ, मतलब मैग्नेटिक पाथ में जो भी रिलक्टेंस होता है उसको ये कम करता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है। ठीक है, टू डिक्रीज द रिलक्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक पाथ। आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 9 रहने वाला। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या पूछता है, व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर द क्रिपलिंग लोड P फॉर ए कॉलम ऑफ लेंथ L। देखिए यहाँ पे मैं आपको, यहाँ पे इस अगर कॉलम से जो आपका कॉलम की थ्योरी होती है मैकेनिकल में, कॉलम की थ्योरी में से बस 4 क्वेश्चन बनता है फ्रेंड। अगर वो 4 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा तो आपको कॉलम से कोई भी क्वेश्चन कभी भी मिस नहीं होगा। तो ध्यान से इसको देख लीजिएगा। ठीक है, जो आपका कॉलम होता है उसको मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। पहले कॉलम को देखिए, तो यहाँ पे अगर मैं कॉलम को एक्सप्लेन कर दूँ आपसे, क्रिपलिंग लोड क्या होता है पहले यहाँ पे मैं आपसे वो एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे आपका होता है थ्योरी ऑफ कॉलम। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, थ्योरी ऑफ कॉलम, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। थ्योरी ऑफ कॉलम जो होती है, यहाँ पे आपकी 2 थ्योरी दी गई थी कॉलम की। ठीक है, पहली थ्योरी आपकी दी गई थी यहाँ पे आइलर्स के द्वारा, पहली थ्योरी आपको दी गई थी आइलर्स के द्वारा, दूसरी आपकी थ्योरी दी गई थी रैंकाइन के द्वारा। इसको आपको ध्यान रखना है, पहली आपकी आइलर थी, दूसरी आपकी रैंकाइन थी। अब जो आइलर की थ्योरी थी ये खाली हम लॉन्ग कॉलम के लिए इस्तेमाल करते हैं, लॉन्ग कॉलम के लिए इसको हम खाली इस्तेमाल करते हैं, जबकि जो आपकी रैंकाइन थ्योरी थी ये सभी टाइप्स के कॉलम्स के लिए वैलिड फॉर ऑल टाइप्स, वैलिड जितने भी आपके कॉलम होते हैं, शॉर्ट, इंटरमीडिएट, लॉन्ग, सभी के लिए ये आपकी वैलिड होती है। इससे जेईई में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, कि आइलर थ्योरी का कॉन्सेप्ट हम किस कॉलम में इस्तेमाल करते हैं और रैंकाइन थ्योरी का कॉन्सेप्ट हम किस कॉलम में इस्तेमाल करते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो जो आपका क्रिपलिंग लोड होता है PCR, जिसको हम PCR बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है पाई स्क्वायर EI अपॉन में LE का स्क्वायर। ये आपका होता है इफेक्टिव लेंथ, इसको आपको ध्यान रखना है, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, पाई स्क्वायर EI अपॉन LE स्क्वायर, इसी पे पूरा गेम फ्रेंड इसी पे डिपेंड होता है। इफेक्टिव लेंथ ये आपका होता है
इफेक्टिव लेंथ, पूरा गेम फ्रेंड आपका यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ के ऊपर टिका हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 4 केस बनते हैं, ये चारों केसेस को फ्रेंड आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। मैं आपको यहाँ पे चारों केस को यहाँ ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं फ्रेंड, यहाँ पे देखिए पहला केस यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं हम, केस 1, यहाँ पे केस 2, यहाँ पे केस 3 और यहाँ पे आपका केस नंबर 4 रहने वाला है, ठीक है। तो केस 1 में यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ दिखाता हूँ। केस 1 आपका क्या है फ्रेंड, बोथ इंड्स आर हिंज, बोथ इंड जो इसके दोनों इंड है वो आपके यहाँ पे हिंज है, HINGED, दोनों इंड यहाँ पे हिंज रहने वाले हैं। दूसरा आपका है 1 फिक्स, एक फिक्स रहने वाला है आपका, और यहाँ पे एक आपका फ्री रहने वाला है, ठीक है, एक फ्री रहने वाला है। तीसरा आपका यहाँ पे दोनों फिक्स है, यहाँ पे बोथ फिक्स, दोनों यहाँ पे आपके फिक्स है। चौथा केस आपका है एक आपका फिक्स है, एक आपका फिक्स है और एक आपका यहाँ पे हिंज है, एक आपका यहाँ पे हिंज है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको कॉलम बना के दिखाता हूँ। देखिए कॉलम जो आपका है यहाँ पर दिया बोथ इंड आर हिंज, तो हिंज को हम ऐसे दिखाते हैं, ये आपका हो गया कॉलम, ये हिंज हो गया, ये आपका यहाँ पे हिंज हो गया, ठीक है, ये आपका हिंज हो गया। 1 इंड फिक्स एंड 1 इंड फ्री, तो फिक्स वाले को ऐसे दिखाते हैं हम, ये फिक्स हो गया, ये आपका फ्री हो गया, ठीक है। थर्ड आपका बोथ फिक्स, अगर फिक्स है तो इसको हम ऐसे दिखाते हैं, ये आपका दोनों फिक्स हो गया, ठीक है। चौथा केस आपका एक फिक्स है और एक आपका हिंज है, तो ये आपका हिंज हो गया, ये आपका फिक्स हो गया। और ये जो इसकी लेंथ होती है फ्रेंड, इसी को हम बोलते हैं LE, इफेक्टिव लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे सभी केसेस में आपका इफेक्टिव लेंथ यहाँ पे सेम डिफरेंट रहता है और इसी पे आपका पूरा गेम डिपेंड होता है, ठीक। तो पहली बात करते हैं, पहला आपका होता है LE की वैल्यू होती है L, दूसरे केस में LE की वैल्यू आपकी होती है 2L, तीसरे केस में आपकी LE की वैल्यू होती है L/2 और चौथे केस में आपकी LE की वैल्यू होती है L/√2। तो आपको ध्यान रखना है, जब आपका दोनों इंड आपका हिंज रहेगा तो LE की वैल्यू, इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू इक्वल टू लेंथ ऑफ कॉलम हो जाएगी, ठीक है। दूसरा आपका जब आपका एक इंड फ्री है और आपका एक इंड फिक्स है तो यहाँ पे LE की वैल्यू 2L हो जाएगी। तीसरा केस है जब आपका दोनों इंड आपका फिक्स है तो यहाँ पे LE की वैल्यू L/2 हो जाएगी और यहाँ पे आपका एक हिंज है और एक फिक्स है, यहाँ पे LE की वैल्यू आपकी L/√2 हो जाएगी, ठीक है। फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या दिया, आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है What is the expression for the crippling load P for column length L, 1 end fix and 1 end free, एक फिक्स, ये आपको क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है। कुछ नहीं करना है, L इक्वल 2L है, यहाँ पे आपको 12 पुट कर देना है, तो देखिए क्या आएगा, पाई स्क्वायर EI अपॉन में L की वैल्यू 2L दिया हुआ है, 2L का होल स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा पाई स्क्वायर EI अपॉन में 2 का स्क्वायर 4L स्क्वायर। क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर थर्ड ऑप्शन देखिए, पाई स्क्वायर EI अपॉन 4L स्क्वायर। अब अगला क्वेश्चन क्या बनेगा, अगला क्वेश्चन इसके लिए पूछ लेगा, आपको L की वैल्यू ये पुट कर देनी है, इसके लिए पूछ लेगा आपको ये पुट कर देना है, इसके लिए पूछ लेगा तो आपको ये पुट कर देना है। तो आपको फ्रेंड यहाँ पे थ्योरी ऑफ कॉलम में आपको बस इन्हीं 4 केस को ध्यान रखना है। इन 4 केस अगर आपको ध्यान है तो आपसे थ्योरी ऑफ कॉलम में कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। एग्जाम में भी क्वेश्चन आपको दे देगा, सभी कुछ वैल्यू आपको दे देगा। अगर आपको इफेक्टिव लेंथ याद है आप इजीली क्रिपलिंग लोड लगा देंगे, आपको E की वैल्यू दे देगा, I की वैल्यू दे देगा, LE की वैल्यू आपको L की वैल्यू दे देगा, आपको L से LE निकालना होगा, पीस यार आप इजीली वहां से निकाल लेंगे। तो आपको आई होप मैंने जितना भी थ्योरी ऑफ कॉलम में केस बन सकता तो मैंने आपको सभी कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या बोलता है, 10 आपका क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स क्वेश्चन आपसे आया हुआ है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यहाँ पे आ गया होगा। तो फ्रेंड देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछता है आपसे ए जेट ऑफ वाटर इशूज फ्रॉम ए नोजल विद ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आपसे यहाँ पे कोई जेट ऑफ वाटर दिया हुआ है, ये आपका वाटर का जेट हो गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा सबसे इजी क्वेश्चन फ्रेंड आपको फ्लूइड मैकेनिक्स का है, ठीक है। ये आपका वाटर जेट हो गया, यहाँ से वाटर जेट निकल रहा है, किसकी वेलोसिटी मान लेते हैं हम V है, ठीक है। ये किसी प्लेट पे जाके इम्पिंज कर रहा है, जो प्लेट हमारी फिक्स है, तो ये प्लेट पे जब जाएगा तो ये ऐसे हमारा वाटर जेट ऐसे यहाँ पे निकल जाएगा, तो ये इसकी वेलोसिटी V, अगर ये प्लेट फिक्स ना होती तो इसकी वेलोसिटी हम U मान के चलते, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी यहाँ पे V है, ये आपका कॉन्सेप्ट है यहाँ पे क्वेश्चन का। बोलता है विद वेलोसिटी आपको दिया हुआ 10 मीटर पर सेकंड, आपको वेलोसिटी दिया हुआ है आपको 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। पूछता है द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ जेट इज 0.02 मीटर स्क्वायर, आपको यहाँ पे जेट का क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जेट का क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है 0.02
मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आपको एरिया दिया हुआ है। पूछता है डेंसिटी आपको दिया हुआ है वाटर की, आपको डेंसिटी भी दे दिया है 1000, आपको डेंसिटी दिया है 1000 kg पर मीटर क्यूब। पूछता है व्हाट इज द फोर्स डेवलप ऑन प्लेट, तो प्लेट पे क्या फोर्स आ रहा है उसको आपको निकालना है। कुछ नहीं करना, आपको सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या होता है इसका? फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू रो ए v माइनस यू स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। जबकि यहाँ पे आपको u की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे आपकी प्लेट फिक्स है, तो इसकी वैल्यू रखेंगे। f आपको निकालना है, आपको रो दिया हुआ है 1000, आपको एरिया दिया हुआ है 0.02, यहाँ पे आपको v की वैल्यू दिया हुआ है 10 माइनस 0 का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो f की वैल्यू यहाँ पे आपको मिल जाएगी 2000 में न्यूटन। ठीक है, तो सिंपल सा डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ये था आपका। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आपका सही हो जाएगा 2000 न्यूटन। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ मैंने आपको इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करा दिए हैं। आई होप यहाँ पे आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको मन में कोई डाउट रह जाता है किसी क्वेश्चन को लेके, आप मुझको वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं। आप मुझको टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप आपको मैंने सभी को एक्सप्लेन कर दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दिएगा। हम जल्दी आपसे मिलेंगे पार्ट नंबर 2 में, वहाँ मैं आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने पूरा लेके आऊँगा। तो फ्रेंड इसी साथ हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।